हेलो एवरीवन, माय सेल्फ धनंजय रघुवंशी मैथ्स ब्रीदिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने अध्याय 1 वास्तविक संख्याओं की भूमिका, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, उदाहरण 1, 2, 3, 4 और प्रश्नावली 1.1 को समझा था। आज के इस वीडियो में हम अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण और उदाहरण 5, 6, 7 को कवर करेंगे। ये जो उदाहरण 5, 6 और 7 है काफी इंपॉर्टेंट है, तो इनको ध्यान से समझिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पेज से। हमारा जो आज का पहला टॉपिक है वो है अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। मतलब कि अपरिमेय संख्याओं के बारे में हम कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें समझने वाले हैं जो कि हमको आगे के क्वेश्चंस में काम आने वाली हैं। तो देखो, अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें PYQ के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वो क्या होती है? अपरिमेय संख्याएं। सिंपल सा है, PYQ के रूप में हम इनको नहीं लिख सकते। ठीक है, ये पहले भी हमने समझा था पिछले वीडियोज में। और PYQ के फॉर्म में जिनको लिख सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं, जहां पे Q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। अपरिमेय संख्याओं के एग्जाम्पल क्या दिए हैं? कर्णी 2 और कर्णी 3। अर्थात यदि P कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो कर्णी P अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसका मतलब क्या है इसको समझते हैं। देखो, जैसे ये कर्णी 2 लिखा हुआ है और कर्णी 3 लिखा हुआ है, ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना? तो इसके बारे में एक सिंपल सी चीज आप याद रखो, कर्णी के अंदर कोई संख्या क्या है? P। ठीक, और P यहाँ पे क्या होना चाहिए? P होना चाहिए अभाज्य संख्या। P क्या होना चाहिए? अभाज्य संख्या। तो कर्णी के अंदर यदि P लिखा हुआ है और वो क्या है? अभाज्य संख्या है, तो कर्णी P बराबर क्या होगा? अपरिमेय। तो कर्णी P क्या होगा? अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये क्या होगी? अपरिमेय। इतना क्लियर हुआ। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी ध्यान रखना है आपको, P क्या नहीं होना चाहिए? P का मान क्या नहीं होना चाहिए? यदि P कोई पूर्ण वर्ग संख्या है तो कर्णी P अपरिमेय नहीं होगा। तो कर्णी P अपरिमेय नहीं होगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। देखो, इसको क्या कहना चाह रहा हूं मैं, इसको समझते हैं एग्जांपल से। जैसे कि मैंने आपको क्या बताया, कर्णी P जो है, P क्या ले रहे हैं हम? अभाज्य संख्या। P का मान क्या रहेगा? अभाज्य संख्या। तो ये क्या बन रहा है? अपरिमेय, है ना? इसका मतलब क्या हुआ ये देखो। तो सिंपल सा इसका मतलब है, यदि कर्णी के अंदर कोई भी अभाज्य संख्या रखूं मैं, जैसे कि 2 रखा, 2 कैसी संख्या है? अभाज्य। तो ये क्या है? अपरिमेय। ठीक, फिर कर्णी के अंदर मैंने क्या रखा? 3 रखा, 3 भी कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। तो कर्णी 3 भी क्या होगा? अपरिमेय। अब अगला संख्या लेते हैं। अगली संख्या क्या है? कर्णी के अंदर 4। अब देखो भाई, कर्णी के अंदर मैंने क्या रखा हूं? 4। अब 4 क्या अभाज्य संख्या होती है क्या? तो आप बोलोगे सर 4 तो अभाज्य संख्या नहीं होती है। अब अगला चेक क्या करना है आपको? 4 अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, तो इसको चेक करने के लिए देखो, ये जो 4 अंक है, क्या वो पूर्ण वर्ग संख्या है? पूर्ण वर्ग संख्या तो नहीं है भाई 4। यदि 4 पूर्ण वर्ग संख्या है तो कर्णी 4 अपरिमेय नहीं होगा। देखो कैसे, जैसे मैंने लिखा कर्णी 4। ठीक, अब कर्णी 4 पूर्ण वर्ग है, ये तो मेरे को पता है भाई, क्योंकि 4 जो होता है उसको 2 की घात 2 लिख सकते हैं, और 2 से कर्णी कट जाएगी और 2 बाहर निकल के आ गया। अब देखो, 2 तो परिमेय संख्या होता है, ये तो हमको पता है भाई, है कि नहीं? इसका मतलब क्या हुआ? क्या सीखे हमने? यदि कर्णी के अंदर पूर्ण वर्ग संख्या आ जा रही है तो वो कर्णी से बाहर निकल जाएगी और वो क्या कहलाएगी? परिमेय रैशनल कहलाएगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब देखो आगे का कंसेप्ट क्या है उसको समझते हैं। किसी अपरिमेय संख्या को यदि किसी अन्य परिमेय संख्या में जोड़ दें, घटा दें, गुणा कर दें या भाग कर दें तो प्राप्त संख्या भी अपरिमेय संख्या होती है। मतलब कोई अपरिमेय संख्या है, इर्रेशनल नंबर है। ठीक, अपरिमेय संख्या है, उसको हम क्या कर रहे हैं? परिमेय संख्या में क्या कर दे रहे हैं? जोड़ दे रहे हैं। ठीक, या घटा दें या गुणा कर दें या फिर भाग कर दें, तो चारों केस में हमको क्या मिलेगा? अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। तो हमको क्या ही प्राप्त होगा? अपरिमेय संख्या। यदि कोई अपरिमेय संख्या है, ठीक, ये लिख दिया मैंने अपरिमेय। अब अपरिमेय संख्या में यदि मैं जोड़ूं किसको? परिमेय संख्या को। किसको जोड़ रहा हूं? परिमेय संख्या को। तो क्या मिलेगा मुझे? तो मेरे को अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। क्या मिलेगी? अपरिमेय ही मिलेगी। ठीक, ये मिल गई हमको अपरिमेय संख्या। इतना क्लियर हुआ। अब या फिर मैं घटा दूं अपरिमेय संख्या में से, अपरिमेय संख्या में से मैं यदि परिमेय संख्या को घटा दूं, क्या कर रहा हूं मैं? अपरिमेय से परिमेय को घटा दे रहा हूं, तो भी मुझे क्या मिलने वाला है? अपरिमेय संख्या ही मिलने वाली है इस केस में भी। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद अगला क्या है? गुणा करने और भाग करने में। तो यदि मैं अपरिमेय संख्या में गुणा करता हूं किसका? परिमेय संख्या का। ठीक, परिमेय संख्या का गुणा कर रहा हूं, तो भी मुझे क्या मिलेगा? अपरिमेय ही मिलने वाला है। अपरिमेय संख्या ही मिल रही भाई, उसी का दबदबा है। फिर इसके बाद आखिरी बचता है हमारा, अपरिमेय संख्या में यदि हम भाग देते हैं किसका? परिमेय संख्या का, तो भी इस केस में भी हमको क्या मिलने वाला है? फिर से अपरिमेय संख्या। ठीक, यहाँ पे क्या मिल रही है?
अपरिमेय संख्या, है ना। तो आपने क्या देखा कि चारों में हमको क्या मिल रहा है, अपरिमेय। चारों केस में हमको अपरिमेय संख्या ही मिलने वाली है, ठीक। तो ये याद रखना, ये चारों जो पॉइंट हैं, ये चारों पॉइंट ये एग्जाम में 1 मार्क में पूछ सकता है। एक वाक्य में उत्तर देने वाले जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें ये पूछ लेता है कि यदि मैं अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जोड़ूं तो हमें कौन सी संख्याएं प्राप्त होंगी। तो आप बोलोगे कि हमको अपरिमेय प्राप्त होगी, चाहे हम अपरिमेय में जोड़ लें, घटा लें, गुणा कर लें या भाग कर लें, तो हमको हर एक केस में क्या मिलने वाला है, अपरिमेय संख्या। इतना क्लियर हुआ। चलो अब अगले कंसेप्ट की ओर चलते हैं। अगला जो कंसेप्ट है वो एक हमारा प्रमेय है। प्रमेय नंबर पहला है इस चैप्टर का पहला प्रमेय। क्या है प्रमेय, देखो। मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है। p क्या है, अभाज्य संख्या। यदि p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगी। तो जो p है यदि वो a स्क्वायर में भाग जा रहा है उसका, तो p का भाग a में भी जाएगा, ये कहना चाह रहा है वो। जहां a क्या है, धनात्मक पूर्णांक। a क्या है, धनात्मक पूर्णांक। क्या होते हैं धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव नंबर्स, +1 +2 +3, है ना, डैश 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 इन्फिनिटी तक जाएंगे ये पॉजिटिव वाले जितने भी हैं। तो देखो ये क्या है, इसको और समझते हैं डिटेल में। जैसे कि मान लिया मैंने यहाँ पे कोई संख्या क्या है, p, जो कि क्या है, एक अभाज्य संख्या है। p कोई कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या, ठीक। ये ले लिया मैंने। अब a ले रहा हूं मैं। a क्या है, a बराबर है धनात्मक पूर्णांक। कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो सकता है यहाँ पे, है ना, 1 से लेके इन्फिनिटी तक मैं कुछ भी ले सकता हूँ धनात्मक पूर्णांक में, ठीक है ना। अब आगे क्या कहना चाह रहा है वो, p यदि a स्क्वायर को विभाजित करती है, ठीक है ना, p जो है वो a स्क्वायर को विभाजित करती है, तो p जो है वो a को भी विभाजित करेगी। तो देखो उसको लिख लेते हैं। p क्या कर रहा है, a स्क्वायर को यदि विभाजित कर रहा है, मतलब कि p का a स्क्वायर में भाग जा रहा है, तो p का a में भी भाग जाएगा, मतलब कि p जो है वो a को भी विभाजित करेगी, p का भाग a में भी जाएगा। आगे के क्वेश्चन में इस प्रमेय का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है, तो इसको बिल्कुल याद कर लीजिए आप, ठीक है ना। अब इस प्रमेय को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम क्या ले रहे हैं, यदि मैंने माना p का मान ले लिया मैंने 3 और a का मान भी ले लिया मैंने, क्या ले लिया, 3, तो a की घात 2 का मान क्या होगा, a की घात 2 का मान क्या होगा, 9। तो देखो रख के देखते हैं मान को। तो a स्क्वायर बटे p रखे हमने, ठीक, मान रख दो सभी का। a की घात 2 का मान क्या है, 9, और p का मान क्या है, 3। काटेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, भाग चला गया, ठीक है ना। अब आगे देखो, आगे क्या करना है, p का भाग जाएगा a में, ठीक। p का भाग किस में जाएगा, a में। तो मान रखो a का मान कितना है, 3, p का मान कितना है, 3। देखो भाग जा रहा है, 3 एकम 3 बराबर क्या निकल के आ गया, 1, है ना। तो इससे क्या प्रूफ हुआ, इससे ये प्रूफ होता है कि यदि p का भाग a की घात 2 में जा रहा है, a स्क्वायर में जा रहा है, तो p का भाग a में भी जाएगा, ठीक है ना। ये इससे प्रूफ होता है। तो यही हमारा प्रमेय नंबर 1 कहना चाह रहा था, इसको याद रखिएगा। अब जो हमारा अगला कंसेप्ट है वो है सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं सिंपल सा आप याद रख लो, ऐसी संख्याएं जिनका HCF क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, जिनका HCF क्या होगा, 1। क्या लिखा मैंने, जिन संख्याओं का HCF 1 होता है उन्हें हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं। HCF क्या होना चाहिए, 1। HCF 1 होने का एक और मतलब होता है कि दोनों संख्याओं में किससे भाग जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 1 से। सिर्फ और सिर्फ किससे भाग जाएगा, 1 से भाग जाएगा, और किसी संख्या से यदि भाग नहीं जा रहा है तो वो क्या कहलाएंगी, सह अभाज्य संख्याएं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देखो, यदि मैं यहाँ पे लिखूं छोटा सा एग्जाम्पल, 2,3, 2,3 को आप देखिए और बताइए क्या ये सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो देखो सबसे पहले हमको HCF निकालना पड़ेगा। तो देखो 2 के गुणनखंड क्या होंगे, 1 गुणित 2, फिर क्या लेते हैं हम, 3 के गुणनखंड निकालेंगे, ये भी क्या होंगे, 1 गुणित 3, ठीक। अब इन दोनों का हमको क्या निकालना है, HCF। इन दोनों का क्या निकालेंगे हम, HCF। तो दोनों का HCF देखो क्या होगा, तो दोनों के गुणनखंडों में कॉमन क्या दिख रहा है मेरे को, एक जैसा 1। दोनों में मुझे क्या दिख रहा है, एक जैसा 1। तो HCF क्या हो जाएगा, 1। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों संख्याएं कैसी हैं, दोनों संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं हैं, है ना, क्योंकि इनका HCF क्या है, 1। इसका एक और मतलब है कि 2 में सिर्फ 1 से भाग जा सकता है और 3 में भी सिर्फ 1 से भाग जा सकता है। इसके अलावा दोनों में कोई ऐसी संख्या कॉमन नहीं है जिनका भाग जा सके। सिर्फ एक ही ऐसा है जो दोनों में भाग लगा सकता है, ठीक है ना। इसलिए हम इन्हें क्या कह रहे हैं,
सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। ये कंसेप्ट भी अगले जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, तो इसको भी ध्यान से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो सहअभाज्य संख्या आपको समझ में आई। अब मुझे आप ये बताइए कि ये जो संख्या मैं आगे लिख रहा हूँ क्या ये सहअभाज्य है या नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है ना। तो देखो अगली संख्या मैं क्या लिख रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा 5 और 10 पे विचार कीजिए, क्या ये सहअभाज्य संख्या है या नहीं है। ठीक है, तो आप कहेंगे कि नहीं है भाई, क्यों नहीं है, चलो देख लेते हैं। तो 5 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 1 गुणित 5। ठीक, और 10 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 10 के गुणनखंड आप कहेंगे सर 1 गुणित 2 गुणित 5, ये 10 के गुणनखंड हो गए। ठीक है, तो इनका HCF क्या हो जाएगा, इनका HCF हो जाएगा हमारे पास जो कॉमन रहता है, दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है 1 और 5, तो 1 इंटू 5 हमारा क्या हो जाएगा HCF, 1 इंटू 5 यानी 1 गुणित 5 क्या हो जाएगा 5, तो HCF क्या निकल के आ गया हमारा 5। तो अब आप बताओ क्या ये HCF 5 है तो क्या ये सहअभाज्य संख्याएं होंगी 5 और 10। तो आप बोलोगे सर अभी तो पढ़ा था हमने कि HCF सिर्फ क्या हो सकता है 1 हो सकता है तो सहअभाज्य संख्या होगी, तो 5 और 10 सहअभाज्य संख्या नहीं है, ये सहअभाज्य संख्या नहीं होगी। ठीक है, क्लियर हुआ ये कंसेप्ट। चलो अब हम चलते हैं हमारे अगले कंसेप्ट की ओर। जो हमारा अगला कंसेप्ट है वो एक प्रमेय है, कर्णी 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, कर्णी 2 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमको प्रूफ करना है। तो ये जो प्रमेय है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट इससे क्वेश्चन बनता है, 2026 में ये क्वेश्चन आ चुका है। और ये जो प्रमेय है भाई, अगर आपने इस प्रमेय को समझ लिया बिल्कुल अच्छे से तो आगे के जितने भी क्वेश्चन है वो काफी ईजी होने वाले हैं आपके लिए। तो इस प्रमेय में कम से कम 10 मिनट हमको सॉल्व करने में लगने वाले हैं, तो 10 मिनट बिल्कुल शांति से और आराम से बैठ के देखिएगा, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि इसको हम अपरिमेय संख्या कैसे प्रूव करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमको मानना पड़ता है कुछ चीजें, जैसे कि इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, अपरिमेय संख्या हमको सिद्ध करना है, तो अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए हम इसका उल्टा अपोजिट मान लेते हैं। इसका हम क्या मान ले रहे हैं, उल्टा, यानी कि अपरिमेय का उल्टा क्या होगा, परिमेय। तो हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कि कर्णी 2 को हम क्या मान ले रहे हैं, परिमेय संख्या। तो चलो मानते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे माना कर्णी 2 परिमेय संख्या है। कर्णी 2 कैसी संख्या मान ली हमने, परिमेय संख्या। ठीक है, इसको हमने परिमेय संख्या मान लिए। अब आगे यदि हम कर्णी 2 को परिमेय संख्या मान रहे हैं तो हमने पढ़े हैं परिमेय संख्याओं को कैसे लिखते हैं, P/Q के फॉर्म में, है ना, या फिर A/B के फॉर्म में लिख लो, ऐसे भी लिख सकते हैं, P/Q लिख लो चाहे A/B लिख लो। ठीक, और जो अपॉन में रहता है यानी कि बटे में, हर में रहता है, वो नॉट इक्वल होगा किसके, 0 के। 0 अपॉन में यानी कि हर में नहीं आ सकता है। ठीक, और अपरिमेय संख्या की एक और इंपॉर्टेंट बात होती है कि जो अंश में है और जो कि हर में है वो दोनों संख्याएं कैसी होती हैं, वो दोनों संख्याएं होती हैं सहअभाज्य संख्याएं। कैसी होती हैं, सहअभाज्य संख्याएं, मतलब कि दोनों संख्याओं का जो HCF होगा वो क्या होने वाला है, 1, यानी कि दोनों संख्याओं में केवल 1 से भाग जा सकता है और किसी संख्या से भाग नहीं जा सकता है। ठीक है, तो उसको भी लिख देते हैं। तो ये हमने लिख दिया। ये जो हमने लिखे ना A और B जो सहअभाज्य संख्या, ये लास्ट में हमारे काम आने वाली है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब आगे देखो, आगे क्या करना है हमको, ये जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कर्णी 2 बराबर A/B, इसको सॉल्व करते हैं। अब ये जो B है, B भागित में है तो कर्णी 2 के साथ गुणा में चला जाएगा, है ना, तो बस लिख लो उसको। B कहाँ आ गया, कर्णी 2 के साथ गुणा में, बराबर क्या बचा, A। अब इसके बाद अगली स्टेप में हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। वर्ग करेंगे यानी कि घात 2 लगाएंगे, तो B कर्णी 2 की घात क्या हो जाएगी, 2, और A की घात क्या हो जाएगी, 2। सॉल्व करते हैं, तो B की घात 2 कर्णी 2 की घात यदि 2 होती है तो उसका मान क्या हो जाता है, 2, है ना, और A की घात 2, ये हो गया। अब आगे इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दो। ठीक, अब ये क्वेश्चन का वो पॉइंट आ गया है जहाँ पे आप बिल्कुल दिमाग खोल के बैठिएगा, ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे क्या लिखा हमको समीकरण में कि 2B की घात 2 बराबर A की घात 2, है ना, बीच में क्या लगा है, बराबर का चिन्ह, मतलब कि 2B² यानी 2B की घात 2 A की घात 2 दोनों एक जैसे हैं, सेम है ना, बीच में बराबर का मतलब तो यही होता है दोनों एक दूसरे के बराबर है। ठीक है ना, मतलब जो चीज़ यहाँ पे प्रेजेंट होगी वो यहाँ पे होगी। ठीक, तो यदि मैं क्या करूँ, यदि ये जो 2B² के साथ गुणा में है इसको A² के भाग में ले जाऊं, बटे में ले जाऊं, है ना, तो क्या 2 से A की घात 2 में भाग चला जाएगा, तो आप कहोगे सर चला जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बराबर है, दोनों एक जैसे हैं, तो 2 से भाग इसमें चला जाएगा, है ना। तो मैं नीचे लिख देता हूं, तो लिखूंगा 2 A की घात 2 को विभाजित करता है ना, को
विभाजित करता है। ठीक, विभाजित करता है। ठीक है ना। तो अब मैंने क्या पढ़ाया था आपको कि यदि ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो ए को भी विभाजित करेगा। ये हमने प्रमेय पढ़ा था अभी, है ना। तो जो 2 है वो किसको विभाजित करेगा? ए को भी विभाजित करेगा। पढ़े थे ना हमने भी प्रमेय में, बस वही है। तो 2 ए को भी विभाजित करेगा, ये भी लिखना पड़ेगा। भी विभाजित यानी कि भाग देता है, विभाजित करता है। तो नीचे जो हमने ये पूरा स्टेटमेंट लिखा है कि 2 यदि ए की घात 2 को विभाजित करता है तो वो ए को भी विभाजित करता है। तो ये हमने कहाँ से लिखे हैं? प्रमेय से। ठीक है ना। एक प्रमेय हमने अभी पढ़ा था, प्रमेय नंबर 1, उससे हमने लिखे हैं। ठीक है, प्रमेय होता है ये। तो यहाँ से हमको क्या पता चला कि जो 2 है वो ए को भी विभाजित करता है। 2 का भाग ए में भी चला जाएगा। ठीक है ना। 2 का भाग किस में जा रहा है? ए में। इसका मतलब क्या हुआ? ए के अंदर कहीं ना कहीं 2 प्रेजेंट होगा। ए में क्या प्रेजेंट होगा? 2 होगा, और 2 के साथ और कुछ भी होगा। तो जो कुछ एक चीज है जो हमको पता नहीं है उसको हम क्या मान ले रहे हैं? सी मान ले रहे हैं। ठीक है ना। क्या बोला मैंने? यदि ए में 2 का भाग जा रहा है मतलब उसमें 2 कहीं ना कहीं प्रेजेंट होगा, और कुछ और भी चीज होगी, और भी फैक्टर होगा, गुणा में कोई और संख्या होगी, वो संख्या हमको पता नहीं है। तो वो संख्या को हमने क्या मान लिया? सी मान लिया। जैसे कैसे समझोगे आप इसको आसानी से और आसानी से समझने के लिए? जैसे मान लिया हमने ये संख्या है 6, ए का मान क्या है? 6। ठीक है, तो इसमें 2 का भाग जा रहा है, हमको पता है। इसका मतलब इसमें 2 कहीं ना कहीं प्रेजेंट होगा, है ना। और गुणा में कोई संख्या और प्रेजेंट होगी जो कि क्या है? 3। देखो 3 दूनी क्या होता है? 6 होता है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे तो हमको पता है कि भाई 3 है, ऊपर हमको नहीं पता कि क्या है। तो हमने उसको क्या मान लिया? वो संख्या को सी मान लिया, जो कि हमको नहीं पता है। तो बस यही हमको नीचे लिखना है। क्या लिखेंगे हम? a इज इक्वल्स टू 2c। तो ये जो हमारा निकल के आया a इज इक्वल्स टू 2c, a इज इक्वल्स टू 2c, इसको हम रख रहे हैं समीकरण नंबर 1 में। इसको समीकरण 1 में रख देते हैं। तो इसको जब हम समीकरण 1 में रखते हैं तो समीकरण 1 क्या है? 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। इसमें रख दो मान, क्या हो जाएगा? 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर की जगह में क्या रखना है हमको? 2c। तो 2c की घात क्या हो जाएगी? 2। तो सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा? 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 दूनी क्या होगा? 4, सी की घात क्या हो जाएगी? 2। जो कटता है उसको काट दो अब, है ना। 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। तो क्या निकल के आया हमारा? b की घात 2 बराबर 2c की घात 2। b की घात 2 बराबर 2c की घात 2। ये इसको नाम दे दो आप समीकरण नंबर 2। अब आप समीकरण 1 और 2 को देखो। समीकरण 1 में हमने 2 था गुणा में b स्क्वायर के साथ, है ना। तो हमने क्या लिखे थे कि 2 का भाग a की घात 2 में जाता है। अब समीकरण 2 को देखो। समीकरण 2 में 2 जो है c के साथ है, तो हम क्या कह सकते हैं? ऐसा कह सकते हैं कि 2 का भाग किस में जाएगा? b की घात 2 में। हाँ भाई बिल्कुल कह सकते हैं, है ना। प्रमेय है, क्योंकि ये तो प्रमेय से। तो लिख देते हैं यहाँ पे प्रमेय से। क्या लिखे हमने? प्रमेय। प्रमेय है 2 b की घात 2 को विभाजित करता है तो 2 b को भी विभाजित करेगा, है ना। ठीक इसके जैसा है, सेम टू सेम। ठीक है ना। तो हमको यहाँ पे क्या मिला? हमको यहाँ पे ये मिला कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से हमको दिख रहा है कि जो 2 है, संख्या 2 है, वो a को भी विभाजित कर रही है, और संख्या 2 जो है वो b को भी विभाजित कर रही है। मतलब कि 2 जो है वो a और b दोनों को विभाजित कर रहा है ना। तो देखो उसको लिखना पड़ेगा हमको कि जो 2 है वो a, b को विभाजित करता है, को विभाजित करता है, विभाजित करता है ना। अब देखो भाई यहाँ तो गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई यहाँ पे? देखो हमने पहले जब माना था कि माना करनी दो परिमेय संख्या है, ठीक। तो जब परिमेय संख्या माने थे तो a और b को क्या माने थे? सहअभाज्य संख्या। a और b क्या थी? सहअभाज्य संख्या होती है ना। परिमेय संख्याओं की प्रॉपर्टी है, जो अंश और हर वाली संख्या होती है वो सहअभाज्य होती है। मतलब उनका HCF 1 होता है, सिर्फ 1 से ही भाग जाएगा a और b में, और किसी संख्या से भाग नहीं जा सकता। लेकिन बाद में जाके यहाँ क्या हो गया? बाद में क्या हो गया कि 2 जो है वो a में भी भाग दे रहा है और b में भी भाग दे रहा है ना। तो ये तो गड़बड़ हो गया ना। तो ये गड़बड़ क्यों हुआ? ये गड़बड़ इसलिए हुआ क्योंकि हमने ऊपर जो माना था वो हमने गलत मान लिया था। क्या गलत मान लिया था? गलत ये मान लिया था कि करनी 2 जो है वो परिमेय संख्या है। ये हमने गलत मान लिया था, इसलिए हमको ये विरोधाभास प्राप्त हो रहा है कि जो 2 है वो a और b को भाग देता है, जबकि ऐसा नहीं है ना। तो नीचे हम क्या लिख देंगे? यह विरोधाभास, यह विरोधाभास
हमारी गलत धारणा के वजह से हुआ, हमारी गलत धारणा के कारण आया है ना। ठीक, अतः इसका मतलब क्या है, हमने गलत मान लिए। गलत क्या मान लिए कि कर्णी दो परिमेय संख्या है ना, गलत माने थे। तो हम क्या लिखेंगे नीचे हम लिखेंगे अतः कर्णी दो अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय। ठीक, ये लिख दिए हमने, अतः कर्णी दो अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना। तो ये था भाई प्रमेय नंबर 2 का पूरा प्रूफ, जिसको करने में हमको कम से कम 10 से 15 मिनट लग गए, है ना। लेकिन अब आपने इसको अच्छे से समझ लिया है, आगे क्वेश्चन आपको काफी आसानी से समझ में आने वाले हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है उदाहरण नंबर 5। उदाहरण 5 क्या कह रहा है? कर्णी 3 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है ना। इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, अब भी हमने समझा था, सबसे पहले हम इसका अपोजिट मान लेते हैं। हम मान लेते हैं माना कर्णी 3 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लिए? कर्णी 3 परिमेय संख्या है। ठीक है ना, ये मान लिया भाई हमने। तो कर्णी 3 को अगर हम परिमेय संख्या मान रहे हैं तो क्या लिख सकते हैं हम इसको? कर्णी 3 बराबर a बटे बी, b इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब भी समझा था हमने, है ना। और साथ में क्या लिखते हैं, a कॉमा b कैसी संख्या है? a कॉमा b सह अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या होंगी ये? सह अभाज्य संख्या। ठीक है, ये हमको मानना बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक, अब आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे कुछ नहीं, बस पक्षांतर करते हैं। तो ये जो 2 है वो कर्णी 3 के साथ गुणा में चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा? b कर्णी 3 बराबर a, ये आ गया। अब इसके आगे हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। बस वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? b स्क्वायर कर्णी 3 का वर्ग होगा तो क्या हो जाएगा? 3 बराबर a की घात 2। ठीक है ना, इतना हो गया। अब ये जो आया है ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक, अब भी मैंने पिछले क्वेश्चन में समझाया था कि इस साइड जो संख्या रहती है वो इधर साइड भाग दे सकते हैं हम उससे, है ना। तो ये जो 3 है, 3 a की घात 2 को विभाजित करेगा, है ना। और यदि ये जो 3 है वो a की घात 2 को विभाजित करता है तो किसको भी विभाजित करेगा? a को भी विभाजित करेगा। बस इसी को हमको नीचे लिखना है, तो लिख देते हैं प्रमेय से। अब आगे क्या करना है? आगे देखो, बहुत ही सिंपल है। आगे हम क्या लिख सकते हैं, जब 3 a को विभाजित कर रहा है ना, 3 जो है वो a को विभाजित कर रहा है, तो a के अंदर कहीं ना कहीं क्या प्रेजेंट होगा? 3 प्रेजेंट होगा भाई a के अंदर, है कि नहीं। तभी तो उसमें भाग जा रहा है 3 का। और साथ में कोई और चीज होगी गुणा में, तो उसको हम क्या मान ले रहे हैं? c। ठीक है ना, तो a बराबर हम क्या मान ले रहे हैं? 3c। ठीक, बस उसको नीचे लिख देते हैं। a इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम? a इज इक्वल्स टू 3c। ठीक है, ये लिख लिया हमने। अब क्या करेंगे, a बराबर 3c का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो a बराबर 3c समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में मान रख दो इसका। समीकरण 1 क्या दिया हुआ है? 3 b की घात 2 बराबर a की घात 2। ठीक, मान रख देते हैं। 3 b की घात 2 बराबर a की जगह पे हम क्या रखेंगे? 3c, तो इसकी घात क्या हो जाएगी? 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 b की घात 2 बराबर 3 तिया 9 c की घात 2, ये हो गया। बस भाग दे दो, जो कटता है काट दो। तो कट रहा है भाई, 3 एक कम 3, 3 तिया 9। ठीक है, तो क्या आया? क्या मिला हमको? b की घात 2 बराबर 3 c की घात 2। ठीक, ये क्या निकल के आ गया हमारा? समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 को ध्यान से देखिए। समीकरण 2 से हम क्या लिख सकते हैं कि 3c की घात 2 और b की घात 2 एक जैसा है, बिल्कुल सेम है ना। मतलब यहाँ पे 3 है तो इसके अंदर भी कहीं ना कहीं 3 प्रेजेंट होगा, है कि नहीं भाई। तो यदि यहाँ पे 3 प्रेजेंट है तो ये जो 3 है इसमें भाग चला जाएगा, 3 से जो है b की घात 2 में भाग चला जाएगा, है ना। तो इसी को लिखना है नीचे। क्या लिखेंगे? तो बस देखो आगे क्या करना है। आगे कुछ नहीं करना है, हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। कैसे? अगर आप देखोगे कि यहाँ पे समीकरण 2 से हमको क्या पता चल रहा है और समीकरण 1 से क्या पता चल रहा है। ये पता चल रहा है कि 3 जो है a को भी विभाजित कर रहा है और 3 जो है वो b को भी विभाजित कर रहा है ना। मतलब 3 ऐसी कॉमन संख्या आ गई
जो ए और बी दोनों में भाग लगा रही है ना। लेकिन हमने पहले क्या समझा था कि ए और बी क्या है, सहअभाज्य संख्या है, जिसमें केवल एक का भाग जा सकता है और किसी का भाग नहीं जा सकता। लेकिन भाई ये तो गड़बड़ हो गया। गड़बड़ कैसा हो गया कि हमने अगर कर्णी तीन को परिमेय संख्या माने हैं तो इसका मतलब ये है कि उसमें सिर्फ एक का भाग जाएगा ए और बी में। लेकिन यहाँ पे हमको क्या पता चल रहा है कि तीन का भाग चला जा रहा है ए और बी दोनों में, है कि नहीं। तो ये विरोधाभास हमको क्यों मिल रहा है, ये विरोधाभास हमको इसलिए मिल रहा है क्योंकि हमने जो ऊपर माना है कि कर्णी तीन परिमेय संख्या है वो हमने गलत मान लिया है, क्योंकि कर्णी तीन क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। बस इसको लिखना है। तीन ए कॉमा बी को विभाजित करता है, ठीक है। तीन जो है वो दोनों को विभाजित कर रहा है, विभाजित करता है। यह विरोधाभास, अब यहां लिखेंगे हम, यह विरोधाभास हमारी गलत धारणा के कारण हुआ है, हमारी गलत धारणा के कारण हुआ है, ठीक, कारण प्राप्त हुआ। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सिंपल सा कर्णी तीन कैसी संख्या है ना। कर्णी तीन लिख देंगे हम, अतः कर्णी तीन एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो क्या मिला हमको, कर्णी तीन एक अपरिमेय संख्या। तो उम्मीद करता हूं उदाहरण नंबर 5 आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले उदाहरण की ओर। अगला जो हमारा उदाहरण है, उदाहरण नंबर 6, वो क्या कह रहा है, दर्शाइए कि 5 ऋण कर्णी तीन एक अपरिमेय संख्या है। तो देखो, तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको क्या समझाया था वो देखना ध्यान से, है ना। यदि ये जो क्वेश्चन लूं मैं 5 ऋण कर्णी तीन, तो इसमें जो कर्णी तीन वाला पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये कर्णी तीन वाला पार्ट, ये क्या है, ये है इर्रेशनल नंबर। अब भी प्रूफ करें हमने, कर्णी तीन एक अपरिमेय संख्या है, इर्रेशनल नंबर है ना। और जो 5 है ये क्या है, रैशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्या, ठीक। और हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था, यदि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को घटाते हैं तो हमको उत्तर में क्या मिलता है, फिर से हमको क्या मिलती है, अपरिमेय संख्या। फिर से हमको क्या मिलेगी, अपरिमेय संख्या। ये तो हमको ऑलरेडी पता है, लेकिन हमको यहाँ पे प्रूफ करना पड़ेगा भाई कि भाई ये अपरिमेय संख्या है तो क्यों है, ठीक है ना। तो चलो इसको प्रूफ करते हैं फटाफट। तो स्टार्ट करने का वही तरीका है सिंपल, कि मान लो, क्या मानेंगे हम, मानते हैं, माना, क्या माने कि 5 ऋण कर्णी तीन एक परिमेय संख्या है, ठीक है, इतना मान लिए परिमेय संख्या है, ठीक। अगर ये परिमेय संख्या है तो 5 ऋण कर्णी तीन बराबर आप क्या लिख सकते हो, a बटे बी, ठीक है ना, a बटे बी लिख सकते हो। अब a बटे बी में b जो है इज नॉट इक्वल टू 0, b 0 के बराबर नहीं होगा। और क्या लिखते हैं हम, a कॉमा b बराबर क्या होंगे, सहअभाज्य संख्या। a कॉमा b क्या होगी, सहअभाज्य, दोनों सहअभाज्य संख्या होगी, तभी तो ये परिमेय संख्या होगा, है कि नहीं। तो ये लिख लिया भाई हमने अपना स्टेटमेंट। तो अब आगे क्या करने वाले हैं, यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है पिछले क्वेश्चन से, है ना, ध्यान से देखना। इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करना पड़ता है हमको, कि ये जो कर्णी तीन है ना, हमको ऑलरेडी पता है कि पिछले प्रमेय से ये एक अपरिमेय संख्या है। तो कर्णी तीन जो अपरिमेय संख्या है उसको एक साइड रहने दो, ठीक, और जितना बचा कुचा हिस्सा है उसको दूसरे साइड ले जा लो इक्वल के। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो माइनस का √3 है इसको दूसरे साइड ले जा लो, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का √3, ठीक है ना। और ये a अपॉन बी को इस साइड ले आओ उठा के, तो ये a अपॉन बी माइनस का a अपॉन बी इस साइड पे हो जाएगा, ठीक है ना। तो 5 माइनस a अपॉन बी, उधर से इधर आया ना तो चिन्ह बदल जाता है भाई। ऐसे कर्णी तीन उधर धन का हो जाएगा कर्णी तीन, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, तो बस हो गया भाई, क्वेश्चन इतना ही था। अब देखो इसमें आगे कुछ चीजें लिखना है और ये सब क्लियर हो जाएगा। तो देखो क्या है, a अपॉन बी और 5 एक साइड आ रहा है ना। अब आप जानते हो कि 5 जो है एक परिमेय संख्या है, 5 क्या है, एक परिमेय संख्या, ठीक है ना। और a बटे बी क्या है, सहअभाज्य संख्या। दोनों कैसी हैं, सहअभाज्य। तो a बटे बी भी क्या होगी, परिमेय संख्या, है ना। यानी कि 5 भी परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर है, और a बटे बी भी परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर है। यानी कि ये दोनों जो पार्ट है इस साइड का, ये कैसा है, रैशनल नंबर है, ठीक है ना। अब इक्वल के दूसरे साइड देखो, इक्वल के दूसरे साइड मुझे दिख रहा है √3। √3 कैसा है,
√3 हमने अब भी प्रूफ किए हैं इर्रेशनल है, अपरिमेय है ना। √3 कैसा है? अपरिमेय है। ठीक, तो ये कैसा आ गया भाई? यहाँ तो कुछ और ही निकल के आ रहा है कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर हो गई, है ना। रैशनल किसके बराबर हो गया? इर्रेशनल के। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। परिमेय संख्या कभी अपरिमेय संख्या के बराबर हो सकती है क्या? तो नहीं हो सकती, है ना। इसका मतलब ये गलत निकल के आ रहा है। ठीक, और ये गलत निकल के क्यों आ रहा है? गलत निकल के इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे जो माने हैं वो गलत मान लिए हैं। क्या गलत मान लिए हैं? कि 5 ऋण करनी 3 एक परिमेय संख्या है, जबकि 5 ऋण करनी 3 एक्चुअल में अपरिमेय संख्या होगी। तो बस यही नीचे हमको लिखना है। यह विरोधाभास हमारी गलत धारणा के कारण आया है। अतः 5 ऋण करनी 3 कैसी संख्या होगी? 5 ऋण करनी 3 एक अपरिमेय संख्या होगी। बस यही था क्वेश्चन, है ना। देखेंगे आप पिछले क्वेश्चन से काफी छोटा था, काफी इजीली हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो अगला हमारा क्वेश्चन है वो है उदाहरण नंबर 7, वो भी एकदम उदाहरण नंबर 6 के जैसा है। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? दर्शाइए कि 3 करनी 2 एक अपरिमेय संख्या। क्या दर्शाना है? कि 3 करनी 2 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है भाई, सॉल्व करेंगे। फिर वही मानो, सब में पहला स्टेप जो है हमारा सेम है कि अपोजिट मान लो मेरे भाई। अपोजिट क्या मानोगे इसमें भी? कि 3 करनी 2 एक परिमेय संख्या है। तो यदि 3 करनी 2 परिमेय संख्या है तो 3 करनी 2 बराबर हम क्या लिखेंगे? a/b। ठीक, और b इज नॉट इक्वल्स टू 0। साथ ही साथ a, b क्या होगा? a, b आप तो प्रो हो गए हो भाई, आप बताओ। तो a, b सर सहअभाज्य संख्या होगी। तो लिख दो भाई सहअभाज्य संख्या, ये लिख दी हमने। लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये चीज़ आप मिस कर देते हो तो एग्जाम में नंबर कट सकते हैं। ठीक है भाई, अब वही आगे का प्रोसेस इसमें भी सेम करेंगे। इसमें क्या करेंगे हम? √2 दिख रहा है मेरे को। √2 क्या है? परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या है। तो √2 को मैं एक साइड रहने दूंगा और जो बचा कुचा हिस्सा है उसको दूसरे साइड ले जाऊंगा। तो ये जो 3 जो दिख रहा है मेरे को, 3 यहाँ गुणा में है, तो दूसरे साइड जाके क्या चले जाएगा? भाग में चला जाएगा। तो लिख देते हैं 3 इधर गुणा में था तो उसको दूसरी साइड हमने भेजा तो b के साथ चला गया भाग में। तो ये हो गया करनी 2 बराबर a/3b। अब इस क्वेश्चन में भी देखो आप, फिर से वही बात आ गई। क्या बात आ गई? कि सर हमको पता है करनी 2 कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है। और a/b सहअभाज्य संख्या होने के कारण क्या है? परिमेय है ना। तो a/b जो है a/3b ये परिमेय संख्या होगी और करनी 2 अपरिमेय संख्या होगी। तो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या एक दूसरे के इक्वल कैसे आ गई? ये तो नहीं आ सकती। तो सर ये सब क्या देखना पड़ रहा है भाई? ये सब तुमको इसलिए देखना पड़ रहा है क्योंकि तुमने माना जो है ना वो गलत मान लिया है। क्या मान लिए हैं? माना 3 करनी 2 एक परिमेय संख्या है, ये हमने गलत माना है। बस इसको ही नीचे लिखना है, तो लिख देते हैं भाई, है ना। क्या लिखना है? करनी 2 अपरिमेय संख्या है। करनी 2 कैसी है? अपरिमेय। और a/3b बराबर कैसी है? परिमेय। परिमेय, है ना। तो ये विरोधाभास आ गया, है ना। दोनों एक दूसरे का विरोधाभास आ गया भाई। दोनों एक दूसरे के इक्वल कैसे हो सकती है? तो नीचे लिख देंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर ये होगा अतः 3 करनी 2 अपरिमेय संख्या होगी। ठीक, तो ये था भाई हमारा उदाहरण नंबर 7। ये भी काफी छोटा था पिछले उदाहरणों के मुकाबले। तो उम्मीद करता हूँ ये उदाहरण नंबर 7 आपको समझ में आया होगा। तो इन क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप जो कंसेप्ट है उनको अच्छे से याद रखें, है ना। तो क्वेश्चन आपके लिए ईजी हो जाता है। अब आगे आने वाली वीडियोज में हम प्रश्नावली 1.2 को कवर करने वाले हैं। तो भाई कैसा लगा आपको आज का वीडियो? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में।